हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग दूसरे सेक्शन जो कि ऐसे सेक्शन है उसमें चैप्टर नंबर 14 समेसिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग जानेंगे रॉबर्ट लिंडे के बारे में। अब तक हम लोगों ने 20th सेंचुरी ऐसे के करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, ईवी लुकास को पढ़ा, जी के चेस्टरटन को पढ़ा, एजी गार्डिनर को पढ़ा, हेनरी बेलॉक को पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट लिंडे। तो बुक को पढ़ने से पहले हम लोग इनके बारे में बायोग्राफिकल डिटेल्स पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट विल्सन लिंडे ये एक आयरिश राइटर, जर्नलिस्ट और लिटरेरी एसेइस्ट थे। ये जाने जाते हैं वाइड रेंज ऑफ कंट्रीब्यूशन के लिए लिटरेचर के क्षेत्र में, और ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रहे, तो इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। इनका जन्म 1879 बेलफास्ट में हुआ था। इनका जन्म प्रेस प्रेस्बाइटेरियन मिनिस्टर्स फैमिली के यहाँ हुआ था, मतलब जानी मानी परिवार के यहाँ इनका जन्म हुआ 1979 बेलफास्ट में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रेस्बाइटेरियन मिनिस्टर्स फैमिली के यहाँ। तो इनकी शुरुआती पढ़ाई काफी अच्छी रही। इन्होंने शुरुआती पढ़ाई रॉयल बेलफास्ट एकेडमिकल इंस्टीट्यूशन से हुआ, और आगे इन्होंने क्यूंस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जहां इन्होंने क्लासिक्स को पढ़ा। हालांकि ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, इनका इंटरेस्ट था पॉलिटिकल थॉट्स के तरफ। और इन्होंने अपने कॉलेज के समय में बेलफास्ट सोशलिस्ट सोसाइटी का गठन किया, उसको फाइंड किया। हम देखते हैं कि लिंडे ने अपनी शुरुआत जर्नलिस्ट के रूप में की। शुरुआती दौर में ये ड्रामा क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व थे, और डेली न्यूज़पेपर में ये जो है लिटरेरी एडिटर के रूप में जाने जाते हैं। और 1912 से 1947 तक डेली न्यूज़ के लिए लिटरेरी एडिटर का काम करते हैं। तो शुरुआत इन्होंने जर्नलिज्म से किया, ड्रामा क्रिटिसिज्म लिखना शुरू किया, और बाद में ये पूरी तरह से जो डेली न्यूज़ है उसके वो लिटरेरी एडिटर बनते हैं 1912 से लेकर के 1947 तक। हम देखते हैं कि आने वाले समय में ये बहुत सारे एसेज लिखते हैं, जैसे कि द न्यू स्टेट्समैन। तो न्यू स्टेट्समैन इनके द्वारा लिखा गया एसे है, जिसमें ये पेन नेम का यूज करते हैं, बाई बाई। तो बाई बाई इनका पेन नेम है, सुडो नेम है, डुप्लीकेट नेम है। ये एक ऐसा नेम है जो अपना नाम छुपाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए बहुत सारे राइटर ने किया है, और ये भी बाई बाई के नाम से एक ऐसे लिखते हैं, न्यू स्टेट्समैन। आगे हम देखते हैं कि इस वर्क को इनके बीट और इंसाइट, मतलब बीट में कह सकते हैं कि नॉल ये अपने एक तरह से इंटेलेक्ट का यूज करना, और इंसाइट्स का। तो बीट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। बिट मीन्स जैसे मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे वो बिट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, तो बिट का और इनसाइट्स का मतलब डीपर नॉलेज अबाउट समथिंग। तो ये दोनों का एक मिक्सचर इनके इस एसे में देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि ये आने वाले समय में लंदन लिटरेरी सर्कल के एक बहुत ही फेमस की फिगर रहे। काफी फेमस एक पर्सन है जो लंदन लिटरेरी क्लब में थे, और इनके साथ बहुत सारे लोग इस क्लब से जुड़े हुए थे, जैसे में है जेम्स जॉइस और जेबी प्रिस्टले। तो जेबी प्रिस्टले और जेम्स जॉइस के साथ ये भी लंदन लिटरेरी सर्कल के एक जाने माने हस्ती थे। पॉलिटिकली जो लिंडे हैं वो एक आयरिश नेशनलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। एक्चुअली आयरलैंड हमेशा से ही सब्जुगेटेड रहा, हमेशा से ही कंट्रोल किया गया इंग्लैंड के द्वारा। तो आयरलैंड के लोगों में अपने देश के प्रति एक भावना थी। ये इनकी भावना जागी तब जब इन्होंने जेवी सिंजे के एक ड्रामा है राइडर्स टू द सी, इसका परफॉर्मेंस जब ये देखे तो इनके अंदर वो नेशनलिज्म की भावना और ज्यादा बढ़ गई। हम देखते हैं कि he became a supporter of the Gallic League and was active in Sinn Féin movement, though he eventually distanced himself from the party। तो हम देखते हैं कि जिस तरह से ये जेवी सिंजे के जो ड्रामा है राइडर्स टू द सी, उसके परफॉर्मेंस से काफी इन्फ्लुएंस होते हैं, आयरिश नेशनलिज्म की तरफ इनका रुझान बढ़ता है। ये गैलिक लीग के और सीन फिन मूवमेंट के काफी एक्टिव सपोर्टर और काफी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि समय के बाद ये अपने आप को उसे दूर कर लेते हैं। ये आयरिश काउज के बहुत बड़े सपोर्टर थे, जो इनके राइटिंग्स में भी दिखता है। इनका एक वर्क है इंट्रोडक्शन टू जेम्स कोनोलीज लेवर
इन आयरिश हिस्ट्री, इसके इनके इस वर्क में आयरिश काउस को सपोर्ट करते हुए पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि लिंडे का जो लिटरेरी आउटपुट है वो काफी वाइड है, काफी जो है रेंज काफी ज्यादा है। इन्होंने 30 से ऊपर किताबें लिखी है, जिसमें बहुत सारे वर्क का नाम है: होम लाइफ इन आयरलैंड, आयरलैंड अ नेशन, द आर्ट ऑफ लेटर्स। और 1949 में ये हम्पस्टेड लंदन में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनको बेलफास्ट सिटी सिमेट्री में बरी किया जाता है। तो शॉर्ट में हम देखें तो रॉबर्ट विल्सन लिंडे आयरिश राइटर, जर्नलिस्ट और लिटरेरी एसेइस्ट हुए। ये बहुत ही जाने माने प्रेस्बाइटेरियन मिनिस्टर्स फैमिली में जन्म होता है। काफी अच्छी जगह पे ये पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई से ज्यादा इनको पॉलिटिकल की तरफ रुझान होता है। पॉलिटिक्स में ये आगे चल के बेलफास्ट सोशलिस्ट सोसाइटी का खोज करते हैं। शुरुआत जर्नलिज्म से करते हैं। डेली न्यूज के लिटरेरी एडिटर होते हैं 1912 से 1947 तक। अपना स्यूडोनेम वाई वाई के नाम से इन ये जाने जाते हैं, और इस नाम से ये न्यू स्टेट्समैन एक एसे पब्लिश करते हैं, जो बिट और इनसाइड का एक अच्छा मिक्सचर है। लंदन लिटरेरी सर्किल के ये एक जाने माने हस्ती हैं, जहाँ पे ये जेम्स जॉइस और जेबी प्रिस्टले के साथ बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं। लिंडे जो है जे एम सिंजे के ड्रामा जो है राइडर्स टू द सी, उसके परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित होते हैं और आयरिश नेशनलिज्म की तरफ इनका झुकाव होता है। ये गैलिक लीग के सीन फेन मूवमेंट के एक एक्टिव सपोर्टर हैं। आने वाले समय में हम देखते हैं कि इन्होंने अपने राइटिंग में आयरिश कॉज को काफी सपोर्ट किया है। जैसे इनका एक वर्क है इंट्रोडक्शन टू जेम्स कॉनोलीज लेवर इन आयरिश हिस्ट्री, 30 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। जैसे कि होम लाइफ इन आयरलैंड, आयरलैंड अ नेशन एंड द आर्ट ऑफ लेटर्स। 1949 में ये गुजर जाते हैं और इनको बेलफास्ट सिटी सिमेट्री में बरी कर दिया जाता है। अब चलते हैं बुक्स की तरफ। रॉबर्ट लेंडे फॉलोज इन द फुटस्टेप ऑफ लैम्ब स्टीवेंसन एंड गोल्डस्मिथ। तो ये रॉबर्ट लिंडे लैम स्टीफेंसन और ओलिवर गोल्डस्मिथ के पद चिन्हों पे चलते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे काफी प्रभावित होते हैं। अ लार्ज रेंज एंड वेराइटी ऑफ मूड्स, इमोशंस इज पॉसिबल फॉर हिम। उनके वर्क में मूड का, इमोशंस का काफी ज्यादा वाइड रेंज और वेराइटी है, विभिन्नताएं हैं। तो उनके वर्क की ये खासियत है, ये एक अच्छे पर्सनल काइंड ऑफ एसेइस्ट हैं। ही मे बी लाइट हार्टेड, humorous, whimsical, and amusingly philosophical, reflective, retrospective, and frankly personal and autobiographical। तो एक तो इनके पास वाइड एंड रेंज एंड वैरायटी ऑफ मूड है, इमोशन है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये लाइट हार्टेड हो सकते हैं, ह्यूमर का अच्छा प्रयोग करते हैं, विम्सिकल होते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अलग तरीके से ये फिलोसफिकल आइडियाज को भी अपने वर्क में डालते हैं। चीजों के प्रति अपना रिफ्लेक्शन, अपने आइडियाज को डालते हैं, चीजों को समझते हैं, जानते हैं, पर्सनल टच देते हैं। और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, अपने लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को भी ये अपने वर्क में दिखाते हैं। फॉर लिंडे, एज फॉर एनी जेन्यून एसेइस्ट, एनी सब्जेक्ट इज अ good enough peg to hang its personal thought, reflection, humors and emotions on। अपने वर्क में कोई भी सब्जेक्ट ये उठाए, उसमें बहुत ही अच्छे तरह से अपने पर्सनल थॉट्स को, अपने आइडियाज को, ह्यूमर को, इमोशंस को अच्छी तरह से अपने विषय में ये जोड़ पाते हैं, उसको उस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं। ये इनकी खासियत है। He has always something delightful and thought provoking to say, but more important than what he says is the manner of saying it। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी लिखते हैं बड़े ही डिलाइटफुल, बड़े ही हंसमुख, बड़े ही अच्छे तरीके से कि किसी भी बात को रखते हैं। इन ये जो भी चीजें कहते हैं उसमें कुछ ना कुछ आइडियाज होता है, थॉट होता है, एक नया आइडिया होता है। और हम देखते हैं ये क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है ये कैसे किसी बात को कहते हैं। द मैनर ऑफ सेइंग इट इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब किसी चीज को कहने का इनका जो तरीका है वो काफी बेहतर होता है। In his essays, it is his manner of saying things which constitute his main charm।
इनके एसे की मेन खूबी है द मैनर ऑफ सेइंग थिंग्स, किस तरह से ये अपनी बातों को रखते हैं, ये इनकी खास बात है। His style has all the ease, range and liveliness of conversation. तो इनकी जो बातें हैं, इनका जो स्टाइल है, उसमें क्या है, ईज है, काफी ज्यादा रेंज है और एक लाइवलीनेस है, जीवांत लगता है, इट फील्स लाइक दैट इट इज लाइव, इट इज रियल, एन effortless ease and a natural flow of words are distinguishing feature of his style. तो जब उनके वर्क्स की बात करें तो उनके वर्क्स में एक ईज है, एक आसानीपन है, एक नेचुरल फ्लो है वर्ड्स का, ऐसा लग रहा है जैसे वर्ड्स ऑटोमेटिक आ रहा है, एज इफ वी टॉक, जब हम बातें कर रहे होते हैं तो बातों को करने के दरमियान हमारी बातें एक फ्लो में निकलती है, हम लोग ज्यादा एफर्ट नहीं लगाते, जब किसी आप दोस्त से बात कर रहे हो, कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी जब हम इनके एसेस को पढ़ेंगे। द लैंग्वेज इज इक्वली ब्यूटीफुल एंड थॉटफुल। तो लैंग्वेज ब्यूटीफुल भी है, थॉटफुल भी है, पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, कुछ ना कुछ नया आइडियाज मिलेगा, नया थॉट्स मिलेगा। इट हैज नो पर्पल पैचेस, नो हाईलाइटनिंग ऑफ आइडियाज or means styles. Its color meet and blend together to produce that unity of tone and atmosphere. Unity of tone and atmosphere, which is the soul of true essay as much as of a लिंडे। तो इनके वर्क्स में टोन और एटमॉस्फेयर का एक प्रॉपर मिक्सचर है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपने थॉट को और अपने वर्ड्स को जोड़ते हैं, जो कि अपने आप में इनके एसेस को काफी अच्छा पर्सनल एसेस बनाता है और ये इन चीजों के लिए जाने जाते हैं। थैंक यू। अगले लेक्चर में मिलेंगे जहां हम पढ़ेंगे मिक्स बिरबोहम के बारे में।